So welcome to our beautiful book Power of Now. आज शुरू करते हैं अपनी किताब. So wonderful. ये है हमारी किताब जो हमने उस दिन कंक्लूड करी थी एक सेक्शन, और जो अभी सेक्शन बचा था वो था अपना रूपांतर कीजिए अपने शरीर के माध्यम से. सो हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, हमें कॉन्शियसनेस मिली है. इनफैक्ट कॉन्शियसनेस एक ऐसा गिफ्ट मिला है हमें इस ह्यूमन बॉडी में जिसके बेसिस पे हम अपनी इंद्रियों के साथ बहुत कुछ काम कर सकते हैं, अध्यात्म की दुनिया में आगे एंटर कर सकते हैं. कोई पढ़ना चाहेगा तो अपना हैंड रेज कर लीजिए, बिकॉज आज आई थिंक सान्या भी नहीं है और रजनी जी भी नहीं है. सो कविता, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो रेज कर लीजिए, आई मेक यू द को होस्ट. नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे सो बता दीजिए. इसी तरीके से हम कैसे अपने शरीर को इस्तेमाल करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना हम सबको. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके बेसिस पे वो पूछा गया है, ऐसा क्यों है कि अधिकांश धर्मों ने शरीर को नकारा है, निंदित किया है, इसे अमान्य किया है. ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और निरूपकों ने शरीर को एक बाधा माना है, बल्कि इसे पाप का घड़ा भी कहा है. तो अगर आप लोग देखेंगे कि अध्यात्म में जो लोग आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं, कई बार उनमें से बोलते हैं शरीर की वजह से हम ज्यादा, मतलब लोगों को लगता है कि ये शरीर है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, और वो सीकर्स होते हैं लेकिन वो हमेशा शरीर को एक बाधा मानते हैं. लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शरीर है, मानवता का गिफ्ट मिला है हमें, तो हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसको बंधन नहीं मानना चाहिए. कविता प्लीज पढ़िए, इतने कम जिज्ञासु. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, प्लीज पढ़िए. इतने कम जिज्ञासु ही बोधि क्यों बन पाए? शरीर के स्तर पर मनुष्य पशुओं के बहुत निकट है. अनिवार्य शारीरिक कार्यकलापों में हम में और पशुओं में बिल्कुल समानता है, जैसे सुख व पीड़ा महसूस करना, सांस लेना, खाना पीना, मलोत्सर्ग करना, सोना, सहवासी तलाशना और प्रजनन करना, और जन्मना और मरना भी. परमात्मा से विलग होकर जीवात्मा के रूप में इस मायालोक में आने के एक लंबे अरसे के बाद मनुष्य को अचानक यह पता चला कि वे तो एक पशु जैसे शरीर में हैं, और इस बात से वे बहुत परेशान हो उठे. खुद को मूर्ख मत बनाओ. हाँ, खुद को मूर्ख मत बनाओ. तुम किसी जानवर से ज्यादा कुछ और नहीं हो. यही वह सच था जो उनके सामने खड़ा हो गया था, लेकिन किसी सत्य को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है. आदम और हवा में खुद को नग्न पाया तो वे घबरा गए. अचेतन रूप से अपने पशु जैसे शरीर को अस्वीकृत करने, उसे अमान्य करने की प्रवृत्ति उनमें तेजी से घर कर गई. यह खतरा की है सहज वृत्ति जैसे आवेग उन पर हावी हो सकते हैं, और वे उन्हें पूरी तरह अचैतन्यता की अवस्था में वापस ले जा सकते हैं. सचमुच यह एक बड़ा और वास्तविक खतरा था. तब शरीर के कुछ अंग और कुछ शारीरिक कार्यकलाप लज्जा और वर्जना के घेरे में आ गए, विशेष रूप से यौनाचार. उनकी चेतना का प्रकाश अभी भी उतना प्रबल नहीं था कि वे अपनी पशु प्रवृत्ति के प्रति मित्रवत हो जाते और जैसे भी हों उसे वैसे ही रहने देते, और अपने उस आयाम का आनंद भी लेते, यानी अकेले ही उसमें गहरे उतरते, उसमें छुपी दिव्यता को पाने के लिए, उस माया के भीतर वास्तविकता का पता लगाने के लिए. अतः उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे. उन्होंने अपने शरीर से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि यह उनका शरीर है, न कि यह है कि वे स्वयं यह शरीर है. हमें ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे सीकर्स होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और उनमें से थोड़े लोग ही बोधि बन पाते हैं, फाइंडर्स बन पाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एखा टोल का बोलना है, वो हमें भूमिका बांध रहे हैं, पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि शरीर के लेवल पे तो इंसानों के पास शरीर है, उसी तरीके से सारे पशुओं के पास भी शरीर है. लेकिन हमें जो ये शरीर मिला है वो हमारे बॉडीली फंक्शंस भी उन लोग के तरीके से काफी कुछ समानता रखते हैं.
वैसे उनको भी सुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी, वो भी ब्रीदिंग करते हैं, हम भी ब्रीदिंग करते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी शौचालय जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वो लोग भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। तो उन्होंने, उनमें भी आगे जो माँ प्रवृत्ति की होती है वो आगे बच्चा पैदा करती है, हमारे यहाँ भी यहाँ है, ये सत्य उनमें भी नहीं है, हमें भी नहीं है कि मेल पैदा कर रहा हो। सो सब कुछ प्रीटी मच सेम है। लेकिन क्या हुआ, जब हमें पहली बार हमारे यहाँ इंसानियत बनी, तो उन्हें लगा कि ये भ्रमित जीवन है। एक इंसान ने जब अपने आप को पाया, उसको लगा कि मैं पशु जैसे शरीर में क्यों हूँ, और फिर उसको जब लगा कि नहीं पशु नहीं हूँ, तो उसका सबसे बड़े अभाव किसका हुआ कि हम, मैं नग्न हूँ, जबकि कपड़ों का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले। फिर भी उसको लगा कि नहीं, कुछ हम सुपीरियर हैं इन जानवरों से, हमारे पास ये है, उनके पास ये नहीं है, हम 2 पांव पे खड़े हैं, हम ऊंचाई में लंबे हैं, वो छोटे हैं। तो ऐसा उन लोगों को लगा कि शायद हम थोड़े एडवांस स्पीशी हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम एक भ्रमित जीवन में नहीं रहें, अपने आप को इतना ज्यादा मूर्ख नहीं और बनाए, वैसे ही बने हुए हैं और नहीं बनाए। हम जैसे हैं आज, तो स्पेशली जो इस युग के इंसान हैं, वो जानवरों की प्रवृत्ति की तरह हैं। क्यों? क्योंकि हम भी रेप करते हैं, हम भी मदर अर्थ को परेशान करते हैं, हम भी चीजें उजाड़ते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस हमें जो गिफ्ट दी गई थी, उसको तो हम इस्तेमाल करते नहीं, उल्टा हम जानवरी प्रवृत्ति के हो जाते। कितने, अगर आप देखेंगे कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वायलेंस के, तो वो हमें समझ में क्यों नहीं आ रहे कि उनको हमें आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम अचेतन हो चुके हैं। हमने चैतन्यता को एक पीछे की तरफ धकेल दिया है, और हम एनिमल प्रवृत्ति के होने लग गए, जबकि हमने शुरू में अस्वीकृत किया था, लेकिन हम वापस उनकी तरह चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें? हम ऐसे क्यों बन रहे हैं? हमारी जो ड्राइव्स हैं क्यों ऐसी तरफ जा रही हैं? क्योंकि हम अपने रियल सच्चाई से दूर हो चुके हैं, चैतन्यता से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें उस बात का समझ में ही नहीं आ रहा। अब हमें जब समझ में नहीं आ रहा, तो हमें इतना समझना पड़ेगा कि चेतना का प्रकाश है, था, रहेगा। इस लाइट को हमको अपनी कॉन्शियसनेस चेतनता पे फिर डालनी पड़ेगी, कि हम जानवरों से भी प्रेम कर सके, उनको अलग नहीं माने, बैर नहीं करें। आपको पता है, मुझे नहीं पता आप लोग को अवेयर है कि नहीं, जो लोग पेट्स रखते हैं घर में, चाहे वो पैरेट रखते हो, चाहे वो एनिमल्स या कैट्स या डॉग्स या कोई और टाइप के पेट रखते हो, उन लोग के अंदर ज्यादा कंपैशन, ज्यादा करुणा होती है, क्योंकि जानवरों में ये होती है और हम उनसे ये चीज सीख लेते हैं। लेकिन, और वो उनको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, मेरा बच्चा। जिन लोग को नहीं समझ में आता, बोले यार कैसे किस कर रहे हैं, कैसे बिस्तर में बिठा रहे हैं, अरे कैसे कर रहे हैं, इनको तो इतना, क्योंकि वो जानवर को नीचा मानते हैं। पर जो लोग जानवरों को अपने घर में रखना शुरू करते हैं, उनके अंदर करुणा ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका मतलब उन्होंने चेतना का प्रकाश अपने अंदर आने दिया, तभी वो मित्रवत चले गए हैं विद एनिमल किंगडम। तो जिन लोग को अगर करुणा जगानी है, अपने अंदर में प्यार जगाना है, स्ट्रिंग रिलेशनशिप्स हैं, एनिमल लाकर देखिए। वैसे जिन लोग को प्रॉब्लम है, वही बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो एनिमल नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो पेट नहीं, क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो ज्यादा करुणा लाते हैं। चलो वो बात दूर की हो गई। एखार्ट टोल का बोलना है, हमको अपने अंदर गहराई में उतरने के लिए, हमने जो खोया हुआ है, जिससे हम अलग हो चुके हैं, उसको खोजने के लिए हमें अपने आप को कॉन्शियसली लाइट में लाना पड़ेगा, जहां हमारे अंदर छिपी दिव्यता सबके सामने आ पाए। हमें समझना पड़ेगा कि शरीर हमारे को, हमें एक गिफ्ट की तरह मिला है, बट हम इससे ओवर अटैच्ड अगर हो जाएंगे, तो हम चैतन्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये शरीर है, तो हम दिव्य हो सकते हैं और हैं, और आगे बढ़ेंगे। इंसान का जीवन का रूप हमें मिलता ही बहुत कठिनाई से है। ऐसा बोलते हैं हमारे उपनिषद वेद कि 94,00,400 योनियों के बाद हमें ये लाइफ मिलती है। सो कई लोग बोलते हैं 86,400 योनियों के बाद मिलती है। सो बहुत सारे लेवल से जाकर हम आगे ह्यूमन लेवल पे आते हैं, जहाँ कॉन्शियसनेस आती है, और कॉन्शियसनेस हमारे साथ हमेशा रहती है। अगर आज मेरी डेथ हो जाए और मैं
5, 10, 8 साल या 2 साल के 20 साल के बाद दोबारा जन्म लेती हूँ, तो जहां जो मैंने सीखा है उसके साथ मैं जन्म लूंगी। तो ये कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं है, और ये शरीर की वजह से कॉन्शियसनेस मिलती है। अगर शरीर नहीं मिलता होता मानव जीवन का, तो हमें कॉन्शियसनेस नहीं मिली होती। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब धर्म पैदा हुए तब यह शरीर से नाता तोड़ना और भी अधिक प्रबल होने लगा। जैसे तुम यह शरीर नहीं हो वाला सिद्धांत युगों युगों से पूरब और पश्चिम में असंख्य लोग शरीर को नकारते हुए, उसे असामान्य करते हुए ही ईश्वर, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और अलाइनमेंट को पाने का प्रयास करते आ रहे हैं। धीरे धीरे इस सोच ने इंद्रिय सुखों को नकारने व निंदित करने का रूप ले लिया, विशेषकर यौन सुख को। फिर उपवास तथा वैराग्य का रूप ले लिया। शरीर को दुर्बल करने और दंड देने की कोशिश में वे लोग उसे पीड़ा भी पहुंचाने लगे, क्योंकि वे इसे पाप का घड़ा मानते थे। ईसाई धर्म ने इसे शरीर का तप कहा जाता था। दूसरे धर्मों में समाधि अवस्था में जाकर शरीर से पलायन करने, शरीर से बाहर निकालने के अनुभव करने की कोशिश की। बहुत से लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं। बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने 6 वर्षों तक उपवास और तपस्या के द्वारा शरीर को नकारने का अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान, अलाइनमेंट तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने वह अभ्यास छोड़ नहीं दिए। तो ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, एनलाइटमेंट है, ये आत्मज्ञान एनलाइटमेंट। सो अब हमें समझना है, शरीर से नाता हम नहीं तोड़ सकते और हमें तोड़ना भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें क्या समझना है कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम द स्पिरिट, आई एम नाइदर द माइंड नॉर द बॉडी। ये चीज हमने सुनते आए, हमें लगता है अगर मैं माइंड भी नहीं हूँ, बॉडी भी नहीं हूँ, तो भैया ये बॉडी क्यों मिली है मुझे? कि अगर ये बॉडी नहीं मिली होती तो मैं एनलाइटमेंट के पास जाती भी नहीं। इंसान को एनलाइटमेंट मिलती है, एनिमल के बाद इंसान प्रवृत्ति में आना जरूरी होता है। बहुत कम होते हैं जानवर जिनको एनलाइटमेंट मिल जाती है, वो तब मिलती है जब वो पहले एक ह्यूमन जीवन जी लेते हैं। तो इस बात का हमें समझना है कि अगर हम ईश्वर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मोक्ष पाना चाह रहे हैं, मुक्ति पाना चाह रहे हैं, निवारण पाना चाह रहे हैं, अपने आप से सैल्वेशन पाना चाह रहे हैं, तो हम इस बॉडी को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत लोग के ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स में बोलते हैं कि सेक्स, यौन संबंध की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते, लेकिन ओशो ने इसी को कतलाया था झूठ। उन्होंने बताया था कि बॉडी को बॉडी नहीं मान के जस्ट एक्सटेंड इट। मैं ये नहीं बोल रही वो सही थे क्या गलत थे। आप अपने बुद्ध भगवान ने भी 6 साल अपने शरीर को एकदम डिनाई कर दिया था और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म्स में रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिली थी। सो हमें इस शरीर को त्यागना नहीं है, लेकिन इस शरीर को परेशान नहीं करना है कि हम उपवास करे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें इस शरीर को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे वो माइंड से, चाहे वो खाने से। तो कैसे भी, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ माइंड से, खाने से? शायद आपको पता हो, जो संत होते हैं कई, वो 6-6 महीना, 8-8 महीना, 1-1 साल, वर्षों वर्षों खाना नहीं खाते, क्योंकि वो ब्रीदिंग पे वर्क करते हैं, प्राण पे वर्क करते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एनर्जी हम ऑलरेडी हैं और उससे हम आगे लिव कर सकते हैं। सो इस खाना भी 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। सात्विक सबसे श्रेष्ठ प्रकार का खाना होता है, जिसका मतलब होता है जो उगता है वो खाते हैं हम, जितना कम हो सके पका पकू के। तो ऐसे खाने में प्राण होते हैं। इसलिए अगर हमें एनर्जी देनी है, एनलाइटमेंट पाना है, हमें इस शरीर को ऑनर करना पड़ेगा। हम इसको अब्यूज नहीं कर सकते कि मैं हर समय पिज्जा, बर्गर्स, फ्राइज खा रही हूँ, तला हुआ पूरी, समोसा, कचौड़ी खा रही हूँ और फिर मैं उसमें, अगर आप देखें खुद भी, अगर आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब आपके बॉडी में बहुत विकार होते हैं तो आप साधना अच्छी नहीं कर पाते। कभी गैस आ रही है, कभी कुछ पेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में हैवी फूड रहता है। तो इसलिए जब मेडिटेशन करने का सही समय क्या बोलते हैं? सूर्योदय, जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता, बॉडी को विश्राम मिल चुका होगा 8 घंटा का कम से कम खाने से।
सो हमें समझना है कि खाना, सही मात्रा में खाना इम्पोर्टेंट है, शरीर को निगेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। समाधि लेनी है, कुछ भी लेना है, इस शरीर को करते हुए लेना है, इसको हमको नकारना नहीं है। आइए इसका और मतलब क्या है समझते हैं। तथ्य यह है कि शरीर को नकार कर या उससे संघर्ष करके या शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करने से कभी किसी को आत्मज्ञान, अलाइनमेंट नहीं हुआ। हालांकि ऐसे अनुभव आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले हो सकते हैं और आपको इस भौतिक रूप से मुक्त होने का एक आभास दे सकते हैं, लेकिन अंततः आपको इस शरीर में ही वापस लौट आना होगा, जिससे कि रूपांतरण का आधारभूत कार्य होता है। रूपांतरण शरीर के माध्यम से होता है, शरीर से दूर जाकर नहीं। यही कारण है कि किसी सच्चे गुरु ने शरीर से संघर्ष करने या उससे विमुख होने का समर्थन कभी नहीं किया, उसके बाद उनके मनोविहारी चेलों ने भले ही किया हो। तो अब हमें क्या समझना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, एक्सटेसी लेते हैं कि हम इस बॉडी से फ्री हो चुके हैं, हम तो किसी और वर्ल्ड में चले गए। ये सब चीजें लोग करते हैं, लेकिन लौट के इस बॉडी में आना ही पड़ता है। जब ड्रग का असर खत्म होता है तो ये बॉडी में वापस हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हम वो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ले लेते हैं, वो हमारा एनलाइटमेंट का साधन नहीं है। ठीक है, टेम्पररी आपको कुछ करना है, आप कर सकते हो, लेकिन इस बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए अगर हमें लिबरेट होना है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम चाहिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस बॉडी को हम आगे बढ़ाते हुए ज्यादा संघर्ष नहीं करें, लेकिन हमें इस रूपांतर कैसे लेना, इस बॉडी के साथ लेना है। इस बॉडी को इतना हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी, लेकिन फिर भी हमें इसको अब्यूज भी नहीं करना है। जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शरीर के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। शरीर के बारे में पुरातन शिक्षाओं में से कुछ ही अंश अब तक शेष है। जैसे जीसस का यह वक्तव्य है कि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से प्रदीप्त हो उठेगा, या वे अंश कुछ मिथकों के रूप में शेष है, जैसे कि यह विश्वास कि जीसस ने अपना शरीर त्याग नहीं किया था, बल्कि उसके साथ एकाकार रहे और वे सशरीर स्वर्ग सिधारे थे। आज कोई नहीं जानता कि इन छोटी छोटी बातों में या इन मिथकों में क्या अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन यह विश्वास है कि अपना अपना शरीर नहीं है, सारे संसार में फैल गया है और लोगों को यह शरीर को नकारने और इससे पलायन करने की ओर ले गया है। इसके चलते असंख्य जिज्ञासु और मुमुक्षु लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति से वंचित रहते आते आए हैं। तो जो लोग, हम लोग सोचते हैं कि हमें शरीर को त्याग देना है और शरीर प्रॉब्लम है, शरीर ये है, शरीर वो है, तो ये कोई रास्ता नहीं है। जीसस ने तो गॉस्पेल में बहुत क्लियरली बोला है, योर होल बॉडी विल बी फिल्ड विद लाइट। अगर हमने कितनी बार मेडिटेट किया है, पहले हमने जब आंखें बंद करी हैं और एक वाइट लाइट इमेजिन करते हैं कि हमारे सहस्त्रार चक्र से आ रही है, तो वो एक्चुअली हमें फील होती है कि हमारी बॉडी के अंदर आ रही है लाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्राउन चक्र से लाइट फील करना। और हम आंखें बंद करते हैं और कहीं बाहर लाइट खुलती है तो भी हमें रोशनी का आभास होता है। अगेन हमें वननेस रहनी है अपनी बॉडी से, और हमें इन लोगों की बातों में जो बोलते हैं ये ऐसे है, ये नहीं, कि आप अपना शरीर नहीं है, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, ये पार्शियल सच है, आधा सच है, आधा मिथ्या है, क्योंकि इस बॉडी की वजह से हमें कॉन्शियसनेस मिली है। तो हमें ज्ञान प्राप्ति होगी जब हम इसके साथ काम करेंगे, इसके बिना काम करेंगे से नहीं काम चलेगा। अगला सवाल जो है वो है कि शरीर का महत्व बताने वाले उन लुप्त बातों को क्या वापस लाना संभव है, या कि उनके शेष टुकड़ों से भी उनकी पुनर्रचना करना क्या संभव है। सिंपल चीजें हैं, कई टीचिंग्स थी, सीखी थी जो लॉस्ट हो चुकी थी, बॉडी के बारे में भी थी। अब ये बोल रहे हैं क्या उन जो बची कुछ चीजें हैं उनको हम वापस रचना कर सकते हैं, वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं, शरीर के बारे में आज बातें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे उससे समझें। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।
सारी आध्यात्मिक शिक्षाओं का परम स्रोत एक ही है। इस अर्थ में गुरु केवल एक ही रहा है, जो कि नाना रूपों में प्रकट होता रहा है। मैं भी वही गुरु हूँ और आप भी वही हैं। जब आप अपने अंतर मन में विद्यमान उस परम स्रोत तक पहुंच जाने योग्य हो जाएंगे, किंतु उस तक पहुंचने का मार्ग इस आंतरिक शरीर से होकर ही जाता है। भले ही सारी आध्यात्मिक शिक्षाओं का उद्भव एक ही परम स्रोत से हुआ हो, लेकिन उन्हें जब शब्द दे दिए जाते हैं या उन्हें लिख दिया जाता है, तब जाहिर है कि वे शब्दों का समूह बनकर रह जाती हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, कोई शब्द किसी मार्ग संकेतक से अधिक कुछ नहीं होता। ये सारी शिक्षाएं ऐसे ही मार्ग संकेतक हैं, जो कि वापस उसी परम स्रोत की ओर संकेत करती हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, लोगों ने बोला है कि यू आर नॉट द माइंड, यू नॉट द बॉडी। ठीक है, लोगों ने बोला है, ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, लेकिन ये कहाँ, इनका परम स्तोत्र क्या है? एक ही है। क्या है? एनर्जी। क्या है? लाइट। एक ही सोर्स से सब कुछ आता है, और ये बहुत रूपों में आते हैं। अब कई लोग बोलते हैं, कई लोग बहुत सिद्धांत, कई लोग बहुत ज्यादा सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, उनके नाम हम जानते हैं, जीसस हैं, बुद्धा हैं, महावीर हैं, राम लक्ष्मण सीता, बहुत सारे भगवानों के नाम, देवी देवताओं के, आप गुरु नानक देव जी बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, कुछ भी। ये सब गुरु हैं, और हमारे अंदर भी गुरु है जिसको हमें पहचानना है। हम अगर अपने अंदर झांकें, जितना हम अंदर गहरे उतरेंगे, उतने जल्दी हम एनलाइटमेंट पा जाएंगे। हमें अंदर कैसे पहुंचना है? हमारे आंतरिक शरीर से होकर ही वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स बोलती हैं कि उस एक सोर्स से सब कुछ आता है, और वो कभी शाब्दिक आता है, कभी मानसिक समझ में आता है, कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं साइन पोस्ट आ जाते हैं, कई वर्ड्स किसके मुंह से निकल जाते हैं। हमें सिर्फ कोई सवाल करके, अपने आप से, अंदर से, अपने उच्च स्तर से पूछ के, बंद रहकर विश्वास रहना है कि जो मेरे लिए मैसेज आएगा वो बिल्कुल लाइट में आएगा। और उसके बाद जो कुछ आए, ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है कि ये मार्ग संकेतित मेरे लिए आ रहे हैं और मैं इनको पहचान पाऊं। ऐसा हम सबको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसका और सत्य समझते हैं? मैं उस सत्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ जो आपके शरीर में छिपा हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं उन गुरुओं की लुप्त शिक्षाओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो लीजिए, एक और मार्ग संकेतक प्रस्तुत है। जब आप इसे पढ़ें या सुने, तो कृपया अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने की कोशिश करें। अब जो हमारे सामने आ रहा है, जो गुरुज ने, स्पिरिचुअल टीचर्स ने समझा है शरीर के बारे में, हम उसके बारे में और समझेंगे एखार्ट टोल की जुबानी। अब एखार्ट टोल सबसे पहले हमें शरीर पे प्रवचन दे रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब हम साउंड ऑफ साइलेंस में जाएंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ट्राई करेंगे। जितना मैंने हाईलाइट किया है, ये प्लीज पढ़ लीजिए कविता जी। जिसे आप एक घनीभूत भौतिक संरचना के रूप में देख रहे हैं, जिसे आप अपना शरीर बता रहे हैं, जो कि रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन रहा करता है, वह अंततः अवास्तविकता ही है, और आप यह नहीं है। यह तो आपकी उस सारभूत वास्तविकता की मिथ्या धारणा है, जो कि जन्म और मृत्यु से परे है। आपके मन की सीमाबद्धताओं के कारण और बीइंग से संपर्क टूट जाने के कारण इस धारणा ने शरीर के अलग होने को और इसके डरों को सही ठहराने के लिए इस भ्रामक विश्वास को प्रमाण बना लिया है। लेकिन अपने शरीर से विमुख मत होइए, क्योंकि इस अस्थायित्व के, सीमितता के और मृत्यु के प्रति इस शरीर के अंदर ही, जिसे कि आप अपने मन की मरीचिका मान रहे हैं, इसी में आपकी तत्वभूत अमर अनश्वर वास्तविकता छिपी हुई है। सत्य की तलाश में अपना अवधान कहीं और मत ले जाइए, क्योंकि अपने शरीर के भीतर के अलावा उसे कहीं और पाया ही नहीं जा सकता। तो हमें क्या समझना है? हमारी जो बॉडी है, हम इसको फिजिकली देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सॉलिड है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आंख, मुंह, नाक, बॉडी, सब लेग्स वेग्स सब हैं। और ये जो हमारी बॉडी है, कहते हैं कि टाइमलेस तो है नहीं,
धीरे धीरे हम वृद्ध हो रहे हैं, छोटे से बच्चे से बड़े बच्चे बनते हैं, फिर यंग अडल्ट बनते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और वृद्ध होते हैं। सो अल्टीमेटली डेथ आ जाती है। तो लाइफ एंड डेथ, बर्थ, लाइफ एंड डेथ तो हमेशा रहेगा, और हमेशा के बाद भी हमेशा रहेगा। डेथ होगी तो बर्थ होगा, बर्थ होगी तो लाइफ मिलेगी, लाइफ मिलेगी तो फिर डेथ होगी। ये एक चक्कर है, ये हकीकत है, चाहे हम इसको डिनाई करें चाहे नहीं करें, एक ये है ही ये। लेकिन ये हमारी लिमिटेशन है कि अरे यार मेरी तो यही लाइफ है, आगे पीछे किसने देखा है, मेरे को तो इस लाइफ में एंजॉय करना है। हाँ बिल्कुल एंजॉय करना है, लेकिन मीनिंगफुल एंजॉय करना है, किसी के एक्सपेंस पे एंजॉय नहीं करना, उसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए। हमें इस लाइफ को एंजॉय करते हुए एंजॉय करना है, लेकिन हमें डर से दूर रहना है। अभी हम सब लिमिटेशन की वजह से आज में जीना छोड़ चुके हैं, हमारा संपर्क टूट गया है, हमें बीइंग में रहना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो फिर कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। बीइंग में रहना मतलब नहीं आ रहा, जो कुछ कर रहे हैं उसको पूरा एंजॉय करना नहीं आता। फोमो भी रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। बच्चों से बात करें बट मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे बात करें बट टीवी में ध्यान जा रहा है, टीवी पे सीरियल देख रहे हैं, लेकिन कोई क्या पढ़ रहा है उसको उस पे ध्यान जा रहा है। हम मल्टीटास्किंग करने में लगे हैं, और मल्टीटास्क करने वाले लोग बीइंग से बहुत दूर रहते हैं। तो हमें पहली बात तो फ्रीडम लेनी है डर से। डर कोई है ही नहीं, डर को अगर हम रखेंगे तो आगे आएगा और वो हमें बीइंग से दूर लेकर जाएगा। अभी जो हमने मन में एक इल्यूजन बना लिया है कि ये असलियत है, ये नकली है, ये हम इतना ही हमारा यही सीमा है और इसके बाद यही होगा, हमें इस मन की मरीचिका से दूर जाना है। ये एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और इसको हमें ने क्रिएट किया था, और हमें इससे अपना ध्यान हटाकर सत्य की तलाश करनी है। और सत्य क्या है? जब आप और मैं अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसको फुल एंजॉय करेंगे, वो सत्य है। वो पल सत्य है जब हम 100% अपना दे रहे हैं उस काम को जो हमने डिसाइड किया है, चाहे वो काम अच्छा है चाहे वो काम बुरा है। हमें जब इतना समझ में आ जाएगा तो हम इस बॉडी को भी अब्यूज करना बंद कर देंगे, और हम कॉन्शियसली लिव कर पाएंगे। एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं इसी सेक्शन के ऊपर, आइए पढ़िए। अपने शरीर के विरुद्ध जंग मत छेड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करते समय आप अपनी ही वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। आप अपना शरीर ही हैं। जिस शरीर को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह तो केवल एक पतला आभासी पर्दा है, लेकिन इसके नीचे स्थित है वह अदृश्य, जो कि बीइंग में अव्यक्त व अप्रकट जीवन में जाने का प्रवेश द्वार है। इसी आंतरिक शरीर के माध्यम से ही तो आप उस अव्यक्त व अप्रकट परम जीवन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो न जन्म लेता है न मरता है और शाश्वत रूप में से विद्यमान रहता है। इसी आंतरिक शरीर के माध्यम से आप ईश्वर के साथ रहा करते हैं, सदा सर्वदा। वेरी ब्यूटीफुल। सो ये जो शरीर है हमारा, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके अंदर जाना चाहिए। जब आप अंदर जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां हमारी लाइफ, इतनी हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे उतनी हम लाइफ में अपवर्ड जर्नी करेंगे। जब हम ऐसे बैठते हैं, टेढ़ी करके कमर बैठते हैं, तो हम बीइंग में नहीं होते, क्योंकि हम ऐसे इजिली, जब आप एक्चुअली में अटेंशन देंगे, आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, सर से सर ऐसे। जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप अच्छा काम एक्साइटमेंट से कर रहे होंगे, जिज्ञासु चीज से कर रहे होंगे, जॉय से कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आप उस समय लिव कर रहे हो। तभी बोल रहे हो लिव एंड लेट लिव, बहुत इंपॉर्टेंट है लिव करना। लिव कैसे करते हैं? लव, लाइट एंड जॉय। अगर कुछ जॉयस बनाएंगे, लाइट रखेंगे अपने आप को, तो आप अपने आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हमें इस इनविजिबल एनर्जी को जो हमारे अंदर है उसमें टैप करना है, और हमारे अंदर से ही रास्ता जा रहा है। और जब हम उस खुशी की मुद्रा में होते हैं, तो जो अनमैनिफेस्टेड होता है वो भी इजिली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि लाइफ, बर्थ, डेथ, ये सब प्रेजेंट है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इनसे डरने की जरूरत नहीं कि अब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा।
हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम मेडिटेट करेंगे, 1 मिनट अपना आँख बंद कर लीजिए। नहीं है, और हमारे हाथ खुले होते हैं आसमान की तरफ, लेग्स पे होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो ऑटोमेटिकली हम साउंड ऑफ साइलेंस सुन पाते हैं। जब विचार आते हैं हम उनको एक्सपैंड नहीं करते, तो कुछ टाइम के बाद विचार आना बंद हो जाते हैं, और तब साउंड ऑफ साइलेंस भी सुनती है। दूर से कोई शोर आ रहा है वो भी सुनता है, कमरे में एसी पंखे कूलर की आवाज आती है वो भी सुनती है। जब कभी हम ध्यान करें, दो लिए अपनी आँख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधा करने का प्रयास करें। अगर खुद सीधा नहीं बैठ पा रहे तो थोड़ा सा सहारा ले लें किसी कुर्सी का, और उन 2-3 मिनट के लिए चेष्टा करें कि हम बिल्कुल हिले डुले नहीं। तभी धीरे धीरे हम कंडीशन होंगे आगे मेडिटेशन के लिए। ठीक है, अब हम अगला सेक्शन जो शरीर के बारे में ही पढ़ेंगे, जो हमें थोड़ा सा आगे और लेकर जाएगा, वो है हमारी जड़ें। हमारे अंतरम में गहरी तक रहें। जो हमारे जड़ें हैं, क्यों जड़ें बोलते हैं, ऐसा क्यों हम समाज में बोलते हैं कि जड़ें हैं, इनकी जड़ें मजबूत हैं। हम कोई पेड़ थोड़ी ना है, लेकिन हम पेड़ रह के, अगर आज हम शरीर ह्यूमन बॉडी में रह रहे हैं, तो हम इंसान रहने से पहले जानवर रह चुके हैं और पेड़ भी रह चुके हैं। और ये जो जड़ें होती हैं, कई लोग इसको फाउंडेशन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं अच्छी पेरेंटिंग करी हुई है तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत है, मतलब सॉलिड फाउंडेशन है इनकी, इनको अचार विचार अच्छे आते हैं। अब हम इन रूट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे अंतरम में कितना डीप रूटेड है हम। जो लोग डीप रूटेड होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा लूज बातें नहीं करते, पैसों की या इसकी या उसकी, वो गहरे उतरे हुए होते हैं। अगर कोई बोले तुम रॉन्ग हो, तो वो समझाने नहीं बैठेंगे कि अरे मैं राइट हूँ तुम रॉन्ग हो। वो ईगो वर्ल्ड में नहीं करेंगे, तो वो स्टेबल होते हैं। अब कैसे हम इस बॉडी को, इस कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करें इसको समझने में, अब उसका सेक्शन आ रहा है, ये समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस अवस्था में रहा जाए जिससे कि आप अपने आंतरिक शरीर के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहें, उसे हर समय महसूस करते रहें। यह आपके जीवन को तीव्रता से गहनता देगा, उसे रूपांतरित करेगा। अपनी चैतन्यता को आप जितना अधिक अपने उस आंतरिक शरीर की ओर ले जाएंगे, उसकी जीवंतता की मात्रा उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिमर स्विच को आगे घुमाने से विद्युत प्रवाह बढ़ जाता है और उससे प्रकाश तेज होता जाता है। ऊर्जा और ओजस्विता के इस उच्च स्तर पर नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाती है और आप ऐसी नई परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो कि इस उच्चतर अवस्था को अभिव्यक्त करती हैं। सो हमें फिर समझना है कि जो मेन चाबी है, जो मेन की टू हैप्पीनेस है, और इस बॉडी को समझने वाली है कि हमें हमेशा अपने आंतरिक शरीर के साथ एक कनेक्शन बनाना है, जहां हम डीप पहुंच पाए। इस शरीर में झंझनाहट होती है, इस शरीर में सेंसेशंस होती हैं, उन सब से हमें जुड़े हुए रहना है। अगर हम जुड़े हुए रहेंगे और कॉन्शियसली अपनी लाइफ कॉन्शियस लिविंग करेंगे, तो हम अंदर जल्दी जाएंगे। क्यों? हमारी बॉडी बनी है किससे? एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से। ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं।
हमारे अंदर सबसे सेंट्रल जो नाड़ी है उसको सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं। उसके बगल में ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है और बीच में फ्लो कर रही है। और जब हम रीढ़ की हड्डी सीधे करते हैं तो हमारे पास, अगर आप बॉडी में देखें, 7 चक्र होते हैं। जब हम जितना सीधा बैठते हैं, नीचे से एनर्जी शुरू होती है, जड़ों से समझ लीजिए आप, और वो धीरे धीरे जितना आप देर बैठे हैं ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अच्छा, जो आपके जो 7 चक्र होते हैं, सामने 7 होते हैं, पीछे 7 होते हैं, फिर वो ऐसे लूप में घूम के आते हैं। फिर जब यहाँ चले जाते हैं तो फिर एक्चुअली वो इस पॉइंट से ना बदल जाती है। तो ये बोलते हैं हमेशा खुला हुआ रहता है चक्र, कभी किसी का बंद नहीं रहता, क्योंकि ये आपका अंतरात्मा हमेशा खुली रहेगी, आपसे बात करती रहेगी। जब आप अपने एनर्जी को कॉन्शियसनेस में आगे पीछे चल रही है, लूप में चल रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होगी। जब वाइब्रेशन ज्यादा होगी, आपके एक फेस पे भी तेज आराम से आ जाएगा। आप लाइट एनर्जी फील करने लग जाएंगे। आप जैसे वो डिमर स्विच होता है ना, उसकी तरह ये बता रहे हैं, आप उसकी तरह हो जाते हो। तेज किया, मेडिटेशन ज्यादा करी, ज्यादा प्रभाव बढ़ा दिया। सो जब आप अच्छे थॉट्स, आपके माइंड में एक्साइटेड थॉट्स आएंगे, अपने आप बढ़ जाएगा। मेडिटेट कर, वो भी मेडिटेट करने बराबर है। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल डांस बहुत पसंद है, आप ब्राइट एकदम, आप भी ना कितना खुश है, क्या करके आए, डांस करके आए, अरे बहुत मजा आ रहा है, या पेंटिंग करती हूँ मैं, कुछ भी अगर आपको पसंद है वो आप ज्यादा करते हैं, वो मेडिटेशन के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां आप अपने अंदर से कनेक्ट हो रहे हो, और तब आपके बॉडी में प्रकाश तेज हो रहा है। उस समय कोई और रीडिंग करेगा तो आपका ऑरा बेस्ट मिलेगा, बिकॉज आप वो कर रहे हो जो आपको मजा आ रहा है। सो इसलिए बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसके डायग्राम्स में ऐसे क्रॉस होती है, आपने देखा है। हमारे अंदर भी एक सर्किट बना हुआ है। सूक्ष्म नाड़ी बीच में है, ईड़ा पिंगला बगल में है, ईड़ा से पिंगला में जाएगी, पिंगला से ईड़ा में आएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी वो अंदर ट्रैप हो जाती है, और तब सूक्ष्म नाड़ी में भरती है। सूक्ष्म नाड़ी कनेक्टेड हमारे स्पिरिचुअलिटी से भी आती है। अभी कितनी लाइट हम अंदर ले रहे हैं डिपेंड करता है हमारे ऊपर, जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। फिर क्या होगा, अगर नेगेटिव बात कोई बोलेगा भी तो वो नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी, वो बाउंस बैक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना ऑरा, अपना तेज ज्यादा बढ़ा लिया। कैसे हम ऑरा तेज बढ़ाते हैं? या तो मेडिटेट करके, या खुश रह के। अब लोग खुश कैसे रहेंगे? अरे आपको पता है कि क्या चीज में खुशी मिलती है आपको, वो करो ना, जो पसंद है वो करो। अपने आप अपना ऑरा बढ़ाओगे। अगर आपको मेडिटेट करना पसंद है वो करो, डांस करना पसंद है वो करो, जो करना पसंद है उससे आप मेडिटेट करेंगे। आप, वो आपकी मेडिटेशन है, वो आपकी ऊर्जा, आपकी औत्स्विता को बढ़ाएगी। फिर नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। कोई बोलेगा भी ना तो आप छोड़ो, जान दो। लेकिन जब आप कंप्लेन करोगे तो आप नेगेटिविटी को बहुत लेकर आ रहे हो। कैसे? क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा जा रही है, आ रही है, उसको आप बाहर फेंकना शुरू कर दोगे, आप उसको अपने अंदर नहीं रखोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको कुछ प्राणायाम करना, कुछ चीजें ऐसी करना जिससे हमारी एनर्जी ऊपर हो जाए। कई योगा के आसन भी होते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कई मेडिटेशंस भी होते हैं, कई प्राणायाम भी होते हैं। तो हम अपने आप वो सब हमारे सामने खुल के आए। क्रिया में तो, क्रिया मेडिटेशन सब कुछ ही होता है, राजा मेडिटेशन में सब कुछ ही होता है। तो अगेन हमें क्या करना है, तो इस जब हम अपनी एनर्जी को बढ़िया कर लेते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपने अंदर ले आते हैं। हम मैग्नेट्स बन जाते हैं। सोचा आ गया, सोचा आ गया, क्योंकि हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, हमने अपने ऑरा को बढ़ा दिया है। और हम ये कैसे कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड से कर रहे हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड से करेंगे तो हम अपनी लाइफ को अपने आप कर पाएंगे। इसके थोड़ा सा आगे 4 लाइन और भी है, मतलब 2-4 पैराग्राफ है, इसको भी समझिए, पढ़िए जरा। जितना अधिक हो सके उतना अधिक अगर आप अपने शरीर में अपना ध्यान अवधान केंद्रित रखते हैं तो आप अब में स्थिर रहते हैं। तब आप खुद को बाहरी संसार में खोएंगे नहीं और न ही अपने मन की भूल भुलैया में भटकेंगे। विचार और भावनाएं, भय और इच्छाएं किसी हद तक ये तब भी रहेगी, लेकिन वे आप पर हावी नहीं रहेगी। जब हम कुछ चीजें का माध्यम बनाते हैं, चाहे योगा बना लें,
चाहे पेंटिंग बना लें, चाहे कुछ, खुशी तो आ जाएगी। लेकिन जब हमको एनर्जी देखिए, आप देखिए आपको जितना आप हो सके, जितना हो सके दिन में ट्राई करें कि कमर अगर टेढ़ी हुई सीधी कर लीजिए आप। जब आप स्पेशली कोई सेशन सुन रहे होंगे, एक होता है हम सेशन ऐसे सुन रहे हैं या हम ऐसे सुन रहे हैं टेढ़ा करके, तो हमें उतना ज्ञान नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे चक्र अलाइनमेंट में नहीं है। जो हमारे 7 चक्र होते हैं स्ट्रेट होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? होनी चाहिए स्ट्रेट, लेकिन जब वजन बॉडी में आता है तो हल्की हल्की घूमनी शुरू हो जाती है क्योंकि वजन आ रहा है और हमारे पोस्चर पे डिपेंड करता है। हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है। अब तो कुर्सियां भी आ गई हैं जो रीढ़ की हड्डी की शेप में है कि सीधा बैठ पाओ। सो आपको कैसे बैठना है, जब हो ध्यान दो अपने पर। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तब आप ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, तब आप अधिक आकर्षित कर पाएंगे। जो चीज पढ़ रहे हैं उसका भी सही निचोड़ आप ले पाएंगे। जितना हो सके हमको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है और स्थिर रहने की कोशिश करनी है। हम लोग को ना बहुत आदत है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। नहीं, हमें जितना हो सके अपनी बॉडी में अलाइन रहना है। जितना हम अलाइन रहेंगे, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी इच्छाएं या हमारे फियर्स, डिजायर्स, वो भी अच्छी रहेंगी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी तो हम हर जगह हमारी एनर्जी रहती है तो हम इसको आगे बढ़ा भी नहीं पाते। सो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। जब हम ये सब चीजें करेंगे ऑटोमेटिकली हम आगे जाएंगे। आइए पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं कविता जी? जरा देखिए कि इस पल आपका ध्यान अवधान कहाँ है। या तो आप मुझे सुन रहे हैं या इस किताब के शब्दों को पढ़ रहे हैं। यह तो है कि आपके ध्यान का फोकस, लेकिन बाहरी तौर पर आप अपने चारों ओर के वातावरण से, लोगों इत्यादि से भी अवगत हैं। इसके अलावा मुझे सुनते हुए या पढ़ते हुए इसके बारे में आपके अंदर कोई मानसिक गतिविधि भी हो रही होगी, एक मानसिक टीका टिप्पणी भी चल रही होगी, लेकिन फिर भी इनमें से किसी को भी आपके समूचे अवधान को सोख लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए कि क्या आपका ध्यान अवधान इस समय भी आपके आंतरिक शरीर पर रह सकता है। अपने ध्यान अवधान का कुछ अंश अपने भीतर भी रखिए। सारे का सारा बाहर मत बह जाने दीजिए। अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस कीजिए जैसे कि यह एक ही ऊर्जा पुंज है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप अपने पूरे शरीर से सुन या पढ़ रहे हो। आने वाले दिनों और सप्ताहों में इसे अपना अभ्यास बनाइए। इक्का टॉल हमें सीधा बोल रहे हैं, कभी भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें एक ना एक पार्ट हमारा माइंड का हमारी बॉडी को के अंदर, एनर्जी के अंदर साथ में फोकस रहे, उसमें भी ध्यान रहे। हमें हमेशा पता हो सराउंडिंग्स क्या है, बॉडी की एनर्जी क्या है। कुछ ना कुछ, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ हम लिख रहे हैं, कुछ हम पढ़ रहे हैं, या कुछ मेंटल कमेंट्री अगर हमारी चल रही है, तो हमें उसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो हमें उसको उस समय फोकस करना पड़ेगा। और वो फोकस जब हम करेंगे और अगर हमारी बॉडी उस समय अलाइनमेंट में है, अटेंशन में है, सीधी बैक स्ट्रेट है, तो हम अपनी फील्ड ऑफ एनर्जी को डबल ट्रिपल कर रहे हैं। जो इसलिए कई बच्चे, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये साइंस पता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसे था। मेरे एक फ्रेंड था, वो बैठा था एकदम सीधा बैठता था स्कूल में, बस वो आधे घंटे का लेसन जो होता था वो एकदम एक टक करता था। लेसन खत्म हुआ, बदमाशियां शुरू हो गई। कभी उस लड़के ने आगे पीछे पढ़ाई नहीं करी, जो मैम ने पढ़ाया वो एग्जाम में लिखा और हमेशा 90% मार्क्स आते थे। उसको जरूरत ही नहीं थी बाकी लोग का ध्यान इधर उधर देख ले, उसको वो क्या कर रहा है, खिड़की के बाहर देख ले पंखा चल रहा है कि नहीं, पसीना पोंछ ले कि नहीं। हम मल्टीटास्क करते हैं, उसके बस एक अटेंशन था, बैक सीधी थी और जो टीचर बोल रही है वो सुनता था। उससे क्या हुआ, उसकी एनर्जी उसके अंदर रही। नहीं तो हम कई बार ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया। ये वर्ड्स कैसे आए थे? क्योंकि हम दिमाग इधर उधर, एनर्जी तो हमारे सामने वो आया, बाउंसर होके चला गया, हमें समझ में नहीं आया क्या चीज आई और सर से ऊपर से निकल गया, क्योंकि हमारी बॉडी अलाइनमेंट में नहीं थी।
अभी एकार्ट टोल बोल रहे हैं, जैसे ये सेशन करते हुए भी, अगर आप समझें कि आपकी बॉडी में सिंगल एनर्जी फ्लो है, कि एक ही ऊर्जा पुंज है, तो आप अपनी पूरी बॉडी के साथ सुन या पढ़ भी सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ भी रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी के साथ पढ़ रहे हो, आपकी एक एक रोम रोम में वो बात समझ में आ रही है, और आप पढ़ भी रहे हो उसके साथ, सुन भी रहे हो उसके साथ। जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे बार 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 बार, जैसे रोज हम 4 से 5 मिलते हैं, हफ्ते में 5 बार, 4 से 5 बार, तो उसमें भी आप रियलाइज करेंगे कि आप उसको ज्यादा समझ रहे हैं। आइए अगले 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अपने मन को या बाहरी संसार को अपना सारा ध्यान अवधान मत दे दीजिए। निश्चय ही जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, लेकिन साथ ही और जब जब भी संभव हो अपने आंतरिक शरीर को भी महसूस करते रहिए। अपनी जड़ें अपने अंदर जमाए रखिए और तब ये देखिए कि इससे आपकी चैतन्यता की अवस्था में और जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कैसा परिवर्तन आ जाता है। जब भी आप कहीं प्रतीक्षारत हो, चाहे कहीं भी हो, तो वह समय अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने में व्यतीत कीजिए। इस तरह से ट्रैफिक जैम में फंसे होना या किसी कतार में खड़े होना भी आनंदप्रद हो जाता है। खुद को अब में से बाहर निकाल कर और उसे मानसिक रूप से कहीं दूर भटकाने की बजाय अपने ही शरीर में गहरे गहरे उतरने के जरिए अब में और गहरे उतरिए। सो हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें सिखाया जा रहा है कि हम हर पल अपने अंदर ध्यान अगर दें तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। अगर फोकस हमारा है कि हमारी एनर्जी हमारे अंदर रहे, तो हम अपनी जड़ें और मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि तब हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेज और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आगे 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 बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे हम लोग में अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा अच्छी खासी। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेट हो जाएगी, उसकी क्वालिटी एकदम लाइट 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 हो जाएगी। तो हमें बोला जा रहा है, एकार्ट टोल बोल रहे हैं कि कभी हम वेट भी कर रहे हो किसी चीज का या किसी इंसान का, तो ये नहीं बोले अरे यार वो आया नहीं, टाइम की कदर ही नहीं है लोग को। नहीं, उस समय अपने आप को बोलिए अरे ये तो मुझे एक्स्ट्रा बोनस टाइम मिल रहा है, चलो ब्रीद वर्क ही कर लेता हूँ। और मैं कुछ और देख भी रहा हूँ तो भी मैं ब्रेथ वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ। महसूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग करना, सबसे इजी, क्योंकि वो तो एनीवेज हमें करते हैं। तो मैंने कई बार बोला नासागर के एरिया में, ट्राइंगल में, यहाँ देख लीजिए। और कई लोग जो ज्यादा करना चाहते हैं, जिनका फोकस कम है, वो अपना पेट तक देख लीजिए कि पूरा पेट, जिनका फोकस थोड़ा ज्यादा है, लंबा रह जाए, पेट में सांस आ रही है, फैल रहा है, फिर मैं रुक रहा हूँ, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे में हम अपनी लाइफ स्पैन भी बढ़ा रहे हैं। कहते हैं भगवान ने सांसें गिन के फॉर एग्जाम्पल भेजी है। अब हम वो फास्ट लेके खत्म कर रहे हैं कि लंबा ले रहे हैं, वो हम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए अगर हमें लाइन पे भी खड़ा होना पड़े, हम उसको भी एक इंजॉयबल चीज बना सकते हैं, कंप्लेन करने की जगह। अब को एंजॉय कर सकते हैं। लाइन में खड़ा हूँ, मैं अपनी बॉडी को अभी एंजॉय कर रहा हूँ, आसपास क्या हो रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ, टेंशन तो है ही नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मैं तो मेडिटेशन का टाइम मिल गया मुझे। मेडिटेशन मतलब ये तो नहीं ना कि आंखें बंद करके और हाथ मुद्रा ऐसे होकर होनी चाहिए। ब्रीदिंग इज ऑल्सो मेडिटेशन, पेंटिंग इज ऑल्सो मेडिटेशन, लिविंग लाइफ इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो जॉयफुली जो हम करते हैं उससे अब शरीर के साथ थोड़ा अवगत रहें, अवेयर रहें, तो हम गहरे उतरेंगे अपनी कॉन्शियसनेस में। आइए आगे और 2 पैराग्राफ पढ़िए। आंतरिक शरीर के प्रति सजग रहने की यह कला आप में जीवन जीने के एक बिल्कुल ही नए ही अंदाज में विकसित होती जाएगी और बीइंग के साथ जुड़े रहने की अवस्था में बदलती जाएगी। यह आपके जीवन को एक ऐसी गहराई प्रदान करती जाएगी जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। जब आप अपने शरीर के भीतर अवस्थित रहते हैं, तब अपने मन को एक दृष्टा के रूप में साक्षी बने रहना आसान हो जाता है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, वह आपको फिर विचलित नहीं कर पाता है। सो जब हम अपनी इनर बॉडी की अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हम एक नई लाइफ जीने के अंदाज को सीख पाते हैं।
और मैं आपको बता दूं, हर उम्र में हम कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं अगर हम बीइंग के साथ जुड़े रहें। तो तब लाइफ बदल जाएगी, तब हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर पाएंगे और हमारी जड़ें तेज और मजबूत हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जितना हम ऑब्जर्व करेंगे उतना हम देखेंगे कि वाह, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको मुझे करेक्ट करना। सपोज नेगेटिव थॉट आया, कंट्रोल ऑल डिलीट, बट मेरा तात्पर्य तो ये था, और मैं एफर्मेशन बोल दूं और मैं किसी को ब्लेसिंग दे दूं, तो बाहर से कुछ भी कोई आए तो आपका मन विचलित नहीं होगा। जैसे मैं आज एक बहुत फनी एग्जांपल देने वाली हूँ आप लोग को। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को ट्रोल करते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स बोलते हैं। अमिताभ बच्चन को किसी ने बोला कि उन्होंने 11 बजे सपोज उठ के सबको अपने मॉर्निंग की ग्रीटिंग्स दी, गुड मॉर्निंग बोला, तो जब बोले अब चढ़ उतर गई क्या आपको, तो बोले मैं पीता नहीं हूँ, दूसरों को पिला लेता हूँ, और मेरी सुबह अब हुई क्योंकि मैं रात तक देर काम कर रहा था, और कोई जरूरत नहीं है उनको ये सब बोलने की, लेकिन उन्होंने क्षमा प्रार्थी बन के दूसरों को क्षमा दी और अपने आप को विचलित नहीं किया कि लोग मुझे बोल रहे हैं ये, क्योंकि वो मेडिटेट करते हुए जो भी वो काम करे उसको एंजॉय करते हुए अपने आप के जुड़े हुए हैं, इस बीइंग में क्यों रह रहे हैं कि अभी जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ये भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, उनको अभी भी दुआ दे रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, उनके अंदर गहराई आ रही है, तो वो एक दृष्टा भाव बने। नहीं तो बहुत इजी, मैं इतना बड़ा सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मुझे लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं, क्या मतलब हुआ। अगर जब हम इतना गहराई में उतरेंगे, हमें कभी भी लाइफ में कोई भी विचलित नहीं कर पाएगा। सो ये हमें इसको प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ना है। आइए आगे और पढ़ें। जब तक आप वर्तमान में विद्यमान नहीं रहते और अपने शरीर में वास करना इस विद्यमानता का हमेशा ही एक आवश्यक अंग होता है, तब तक आप अपने मन के द्वारा दौड़ाए जाते रहें। अपने सिर में मौजूद वह स्क्रिप्ट जो आपने बहुत पहले रट ली थी, यानी आपके मन की कंडीशनिंग, वही आपकी सोच और व्यवहार पर हुकूमत चलाया करती है। उसके नियंत्रण से कभी आप थोड़े थोड़े समय के लिए भले ही थोड़ा मुक्त हो जाते हो, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए शायद ही कभी उससे मुक्त हो पाते हो। यह बात तब खास तौर से लागू होती है जब कोई बात बिगड़ गई हो, या कोई हानि क्षति हो गई हो, या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो। तब आपकी कंडीशन प्रतिक्रिया स्वतः होती है, खुद ब खुद होती है, प्रत्याशित होती है, और उस आधारभूत भावना द्वारा हाँ की जा रही होती है, जो कि चेतना की मन के साथ एकाकार वाली अवस्था में रह रही होती है, यानी भय की भावना। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, समझाती हूँ थोड़ा सरल करके। जब लाइफ में अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हम सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप बीइंग में हो? जब आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तब आपका प्रतिक्रिया क्या है? अगर आप कंडीशनिंग माइंड से चल रहे हो जो कि बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ यही है सही है, जो दूसरा चाहता है वो रॉन्ग है, तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, मैं हड़बड़ाहट दिखाऊंगा, मैं शॉर्ट टेम्पर दिखाऊंगा, मेरे मुंह में गुस्सा आ जाएगा, या मेरे हाव भाव वैसे हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को तब देखना है कि मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा आया, इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ गुस्सा आ रहा है, मैंने इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया, तो मैं कहाँ आ गया, बीइंग में आ गया। मैंने अपने लिए नया प्रोग्राम लिख लिया, अपने कंप्यूटर में नया प्रोग्राम लिख लिया कि परेशानी आई है तो कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे उसको जैसे आ रही है उस तरीके से एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब मैं चेतक हो गया हूँ, इसका मतलब चेतना मेरे अंदर जाग गई है, इसके मतलब डर से मैं ऊपर उठ गया हूँ। ये हमारा खुद का टेस्ट होगा। जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम परेशान होके हुकूमत चला रहे हैं, परेशान होके डांट डपट कर रहे हैं, परेशान होके अपनी ओपिनियन थोप रहे हैं लोगों पे, या हम उसको समझ के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज आगे बढ़े। कैसा स्वभाव बनाना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसलिए यह अपना स्वभाव बना लीजिए कि अक्सर आने वाली ये चुनौतियां जब भी आपके सामने आए, तब आप तुरंत अपने अंदर उतर जाएं और अपने शरीर के इस आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर अपना यथासंभव अधिकतम फोकस करें। इससे कोई बहुत देर नहीं लगेगी, बल्कि कुछ पल ही लगेंगे, लेकिन यह अभ्यास आपको उस
उसी पल करना होगा जिस पल वह चुनौती आपके सामने आ खड़ी हुई हो। इसमें थोड़ी सी भी देरी से आपकी कंडीशन, मानसिक भावात्मक प्रतिक्रिया बीच में आ कूदेगी और आप पर हावी हो जाएगी। जब आप अपने भीतर फोकस करते हैं, तो अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते हैं, तब आप एकदम स्थिर, शांत और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि तब आप अपनी चेतना को मन से अलग कर लेते हैं। उस अवस्था में कोई अनुक्रिया करना यदि आवश्यक होता भी है, तो वह अनुक्रिया इसी गहन स्तर से उठकर आती है, जैसे किसी दीपक की लौ की अपेक्षा सूर्य अपरिमित रूप से अधिक उज्जवल होता है। ठीक उसी तरह आपके मन की अपेक्षा बीइंग में अपरिमित रूप से अधिक प्रज्ञा होती है। ओके, ग्रेट। सो अगर हमारी कंडीशनिंग है कि किसी ने ऐसा काम किया जो हमारी है कि मेरे मन मुताबिक नहीं, तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर आ जाएगा, ये तो ठीक है, हमने वो समझ लिया। अब जब कभी सिचुएशन ऐसी आए तो हमें कहाँ फोकस करना है? अपनी ऊर्जा की। नहीं, मुझे अपनी ऊर्जा नहीं वेस्ट करनी डांट टपट करके। तो मैं अपनी ऊर्जा कैसे बचाऊंगी? उस समय मैं 10 तक गिनती करते हुए 10 ब्रेथ ले लूंगी। आप लोगों ने सुना होगा ना, बचपन में जब गुस्सा आता है, बेटा 10 की गिनती कर लो। बचपन में आपने बच्चों को भी बोला होगा, शायद आपने भी सुना होगा। ये इसीलिए था कि 10 से गिनती कर रहा है बच्चा, तो अपने आप उसकी ब्रेथ वर्क भी उतनी हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जब वो 10, 1 तो ब्रेथ वर्क उतनी ही चल रही है, 2 ब्रेथ वर्क उतनी ही चल रही है। ब्रेथ वर्क नहीं रहता कि मैं 1 2 3 ब्रेथ वर्क वैसे चल रही है। सो ये ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस है। तब हमें अपनी कंडीशनिंग को चैलेंज करना है कि नहीं, मुझे ऐसा रिएक्शन जब आता है तो मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। आई एम एनर्जी, आई एम लाइट। अगर मैंने ये 2 वर्ड्स भी बोल दिए ना कि मैं ऊर्जा हूं, मैं रोशनी हूं, मैं तेज हूं, या मैं सूर्य की तरह ब्राइट हूं, ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिविटी को आप पुट टू रेस्ट कर दोगे। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं तो एनर्जी हूँ। मैं अपनी एनर्जी बाहर बोल के, ऐसे सुना ना, भैंस के सामने बीन क्यों बजाना है, इतना बोल के अपनी एनर्जी क्यों लूज करनी है? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ? जैसे मेरे साथ आजकल हो रहा है, एक नया कुक है 6 8 महीने से मेरे पास, और वो भुलक्कड़ नंबर 1। उसको कुछ भी याद नहीं रहता। शुरू में लगा क्या है यार, ये ऐसा आदमी है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता। अब नहीं, समझ में आई, याद रहता ही नहीं ना उसको। रोज नया दिन की तरह बताओ, भैया दही ठंडा वाला भेजना, नया जमाया हुआ मत भेजना, वो गर्म रहता है। रोज ये एक लाइन बोलने से मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने अपनी ऊर्जा बचा ली। जब वो टेबल पे दही परोस गया गरम, क्या भैया फिर गरम दही दे दिया, इसमें मेरी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा जा रही है। पहले बोल देने से पॉजिटिव ऊर्जा है, मेरा गुस्सा नहीं आ रहा मुझे। तो मुझे अपने आप समझना है कि मेरी प्रोग्रामिंग क्या है। मुझे उसको देख गुस्सा आता है कि ये तो बॉडम चंद है या ठीक है। सो मुझे समझना पड़ेगा ये चीज कि मुझे ऐसे बिहेव करना है। जब मैंने इसको समझा 4 6 महीना 5 महीना पहले, तो जो 1 महीने इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, एक तो वो 1 महीने आप पुराने कुक को मिस कर रहे हो जो पूरा परफेक्ट है, तो आपकी कंडीशनिंग रिवायर हो जाती है। अब परेशानी नहीं होगी हमें, हमारी प्रतिक्रिया बार बार पुरानी प्रतिक्रिया नहीं होगी जो हमें परेशान कर देती है। इसीलिए हमको इसको अपने गहन में उतारना पड़ेगा और इसके हिसाब से अनुक्रिया करनी पड़ेगी। इसके हिसाब से अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर तेज है, मेरे अंदर एनर्जी है, और उसको मैं अच्छे से यूज करती हूँ। राइट? जब मैं ऐसा बोलूंगी तो मैं मानसिक लेवल पे इंटेलिजेंट और बन जाऊंगी, फिजिकल लेवल पे मेरी एनर्जी अच्छी रहेगी, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे मैं बेटर 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 ज्यादा माइंडफुल बनूंगी, ज्यादा हार्टफुल बनूंगी। यही इंपॉर्टेंट है बीइंग के रहने के लिए। आइए लास्ट पैराग्राफ आज का पढ़ते हैं। जब तक आप सचेतन रूप से अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में रहते हैं, तब तक आप एक वृक्ष के समान रहते हैं, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक समाई रहती है, या उस गगनचुंबी भवन की तरह हो जाते हैं जिसकी नींव गहरी और ठोस होती है। दूसरी वाली उपमा का उल्लेख जीसस ने अपने उस नीति कथा में किया, जिसका अर्थ आमतौर पर गलत लगाया गया है। इस कथा में 2 व्यक्ति हैं जो अपना अपना मकान बनाते हैं।
एक तो उसे रेत पर बनाता है बिना नींव के, और जब आंधी और बाढ़ आती है तो मकान गिर जाता है, बह जाता है। दूसरा व्यक्ति जमीन में तब तक गहरा खोदता है जब तक कि नीचे ठोस चट्टान नहीं आ जाती। तब वह वहां नींव डालकर मकान बनाता है जिसका बाढ़ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जो इंसान अपनी बुराइयां, खामियां, गुस्सा और उसके साथ रहता है, वो एक वीक मकान है, उसकी फाउंडेशन वीक है, उसकी जड़ें कमजोर है। और ये बात हमारे साथ लागू होती है कि जड़ें कभी भी बड़ी हो सकती हैं। हम क्या पानी डाल रहे हैं, क्या उसमें मैन्योर डाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर कैसे आचार विचार डाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर एक पेड़ है, हम क्या उसको खाना दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं कि नहीं, पानी दे रहे हैं कि नहीं, उसको खाद अच्छी दे रहे हैं कि नहीं। जैसी खाद, जैसा पानी, जैसी रोशनी, वैसे ही पेड़ बढ़ेगा, ऊपर से पनपेगा, नीचे से पनपेगा। तो अगर हमें पनपना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने अंदर का। और अंदर का ध्यान देने के लिए सांस है, अंदर का ध्यान देने के लिए नए आचरण है, अंदर देने के लिए बीइंग में रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग में रहना है। अब बीइंग में कैसे रहना है वो आपके हाथ में है। आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, वो करें। अब घर पे भी रहते हैं लोग, बोले मैं घर पे हूँ, मैं रोज ऐसा क्या करूंगी जिससे खुशी मिलती है। और स्केचिंग करने में खुशी मिलती है, स्केचिंग कर लो, पेपर उठाओ, कहीं पे कुछ कर लो। अगर मजा आ रहा है फूल बनाने में, एम्ब्रॉयडरी करना है, वो कर लो। और खाना बनाने में खुशी मिल रही है, वो कर लो। पेड़ में पौधे में खुशी मिल रही है, वो कर लो। फोन पे बात करना पसंद है, अच्छे लोगों से जो अच्छा व्यवहार हो, सत्संग है, वो कर लो। किताब पढ़नी है, वो कर लो। आपको कैसे अपने आप को बड़ा करना है, किस एनर्जी के साथ, कितना डीप करना है, कैसी फाउंडेशन चाहिए। रेत में बना हुआ मकान की रेत तो लूज रहती है हमेशा, गिरेगा ही, बहेगा ही। या जब तक मिट्टी सॉलिड चीज नहीं तब तक खुदाई करते रहो, खुदाई करते रहो। कैसा हमें बनना है वो हमारे हाथ में है। टीचर्स लाइफ पे बहुत आएंगे, उनसे कितना सीखना है हमारे हाथ में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हाथ में है अपने बॉडी की पोस्चर को चेक करना। हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना हमारे ही हाथ में है। जितना रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे लाइफ में, उतनी तो उम्र मिलेगी, बट उतनी सद्बुद्धि मिलेगी। क्योंकि एनर्जी हर समय ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। जब याद आ जाए सीधी कर लो कमर, जब याद आ जाए। स्पेशली जब कुछ पढ़ लिख रहे हो तो। हम कैसे पढ़ते लिखते हैं, लेट गए बेड पे, किताब सामने रखिए, पढ़ लिया। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी वहां सीधी है, चलो चलेगा। लेकिन सीधा क्यों होता है? आप किसके बीच में हो? ऊपर सूर्य है, नीचे चांद, नीचे धरती है। आप बीच में ऐसे हो, आप ऐसे, आपकी एनर्जी नहीं है। कुछ चीज उगती है, ऊपर उगती है, साइडवेज उगते हुए देखा है आपने। आपको कैसे उगना है? पेड़ को ऐसे लटाना है कि ऐसे उगना है? अगर आपको सीधा बनना है, कुछ योगा के आसन है, जैसे एक पेड़ आसन है जो ऐसे ऊपर रख के आप पाँव एक साइड में रख के ना खड़े होते हो, उसको प्रैक्टिस करिए। कुछ अपनी बैकबोन के आसन देख लीजिए, क्या क्या है, बहुत सारे हैं। उनको प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपकी बॉडी खुल जाएगी। अभी बॉडी को जितना हम आराम देंगे, बॉडी उतनी सुस्त हो जाती है। जितना हम व्यायाम करेंगे उतनी खुल जाती है। और व्यायाम करने से हमारी बॉडी की एनर्जी भी खुल जाती है। सो हमें इस बात को समझना है। कल हम बहुत अच्छा सेक्शन पढ़ने वाले हैं फॉरगिवनेस के ऊपर, कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस हम सब के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जितना हम फॉरगिव करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। मैं कुछ चीजें और बताऊंगी कल इसी के बारे में आपको। कल भी हम 4 बजे मिलेंगे इसी समय। सो जो पढ़ना चाहें पहले से बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव टू एवरी